सो जॉन मिल्टन से रिलेटेड बर्थ और डेथ ईयर ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। सो 1608 और 1674 ये ईयर याद रख सकते हैं। 1608 और 1674 सबसे पहले तो ये याद रखिए। अब उसके बाद मान लीजिए हमें डेट्स पे जाना है तो फिर हम लोग डेट्स भी सेकेंड लेवल पे याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है 1608, सो 9 दिसंबर 1608, ठीक। बर्थ से रिलेटेड हो गया। और डेथ के लिए भी बता रखा है मृदुला ने 8 नवंबर, करेक्ट है। 8 नवंबर 1674, 8 नवंबर 1674, ये बिल्कुल सेट कर लें जॉन मिल्टन के साथ। हाँ, करेक्ट। याद आ गया ना आपको। सो आपने वैसे बताए थे पर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का बता दिया था, अंजू कौशिक। सो बर्थ और डेथ 9 दिसंबर 1608 एंड 8 नवंबर 1674, 2 बार 3 बार 5 बार अपने दिमाग में याद कीजिए। 08 से 1674। अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई ये जो हमारा टेन्योर है, इस टेन्योर के बीच में मोनार्क कौन कौन से आए, राजा कौन कौन से आए। और जो बायोग्राफी के अंदर हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं उन्हीं जो हमारे किंग या क्वीन आए होंगे उन्होंने डिसीजन लिए होंगे, कुछ लोग उनके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग उनके खिलाफ होंगे। तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, उनकी लाइफ के ऊपर, कि भाई उनको सजा होगी, पकड़ा जाएंगे, ये दूसरे प्रिजन में डाला जाएगा, या उन्होंने वर्क लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के अंदर जो चीजें हो रही होंगी उसके ऊपर उन्होंने अपने वर्क को फोकस करते हुए लिखा होगा। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मोनार्क्स हैं जो जॉन मिल्टन के जन्म और जॉन मिल्टन के डेथ के बीच में फॉल करते हैं। चंदमोहन शेक्सपियर की बायोग्राफी करेंगे शेक्सपियर का वर्क डन हो जाने के बाद। सोनेट्स और जो एक दो पोएम्स हैं उसके बाद करेंगे शेक्सपियर की बायोग्राफी। सो मोनार्क्स में एक बार आप लोग को दिखा रही हूं ताकि हल्का सा आपको रहे ध्यान। सो स्टुअर्ट लाइन हमारा स्टार्ट हो रहा है और राजा कौन है, जेम्स द फर्स्ट। 1603 से 1625 कौन राजा है, जेम्स द फर्स्ट। और अभी हम लोगों ने जॉन मिल्टन का बर्थ कब पढ़ा है, 1608 में। तो हमारे पास पहले मोनार्क हो गया जेम्स द फर्स्ट। अगर आप उसको लिंक करना चाह रहे हो कि ये किसके बाद आए हैं, तो ये किसके बाद हैं, एलिजाबेथ के बाद। एलिजाबेथ जब विलियम शेक्सपियर के वर्क स्टार्ट हुए हैं, हेनरी द एट की सेकेंड डॉटर। सो वो सब पहले की चीज हो गई। जॉन मिल्टन के समय से हम लोग राजा को याद रख सकते हैं, जेम्स द फर्स्ट, चार्ल्स द फर्स्ट। डेथ कब है, 74 की, तो अभी डेथ नहीं है। उसके बाद ये हमारा ओलिवर क्रॉमवेल का पीरियड रहा 10 सालों का, ठीक। 1660 में दोबारा राजगद्दी पे लाया गया चार्ल्स द सेकेंड को, कब, 1660 में, जिसको कहा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। और वो कब तक राजा रहे, 1685 तक। सो इस बीच मिल्टन की डेथ हुई है 1674 में, ठीक। सो मोनार्क लिख लें हम लोग। हमारा ये जो जॉन मिल्टन का टाइम फ्रेम है इसके बीच में राजाओं के साल पे उतना नहीं जाते हैं, सिर्फ नाम नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। सो ऑर्डर में सबसे पहले जेम्स द फर्स्ट, उसके बाद चार्ल्स द फर्स्ट, उसके बाद हमारा वो ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम है जहां पे कोई राजा रानी नहीं थे। सो ओलिवर क्रॉमवेल एंड चार्ल्स द फर्स्ट के बेटे चार्ल्स द सेकेंड। ये हम नाम याद रख सकते हैं किससे रिलेटेड, राजाओं से रिलेटेड। ओलिवर क्रॉमवेल का है 10 ईयर और 1 ईयर उसके सन का है। 11 ईयर्स थे जब कोई मोनार्क नहीं थे, राजगद्दी खाली थी, कोई राजा का रूल नहीं चल रहा था। नवल पीजीटी के सिलेबस के अंदर जो राइटर्स का नाम दिया गया है उसमें जॉन मिल्टन मेंशन नहीं है, पर आपके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर
पैराडाइज लॉस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, और जो दूसरे वर्क हैं जैसे क्राइस्ट नेटिविटी वाला वर्क है, और ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, ये जो तीन मोनार्क्स वाला मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं जॉन मिल्टन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड रिलीजियस थिंग्स हैपनिंग इन दिस सोसाइटी, और उनका जो वर्क है वो पूरे का पूरा उस चीज को रिफ्लेक्ट करता था। तो अगर आप वैसे पूछोगे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉन मिल्टन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका जो वो टाइम ड्यूरेशन है, कोई और ऐसा नहीं है दूर दूर तक जो उनको कम्पीट करेगा या उनको टेक ओवर करेगा। ठीक, पर आपकी जो लिस्ट है यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की राइटर्स की जो लिस्ट है, उसमें जॉन मिल्टन मेंशन नहीं है। तो निधि ने सिंपल सा पूछा था कि कैन आई स्किप दिस राइटर, तो मेरा आंसर था यस। अगर आप पूछ रहे हो कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो आई विल एडवाइस कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉन मिल्टन इज इम्पोर्टेंट। टीजीटी वालों के लिए जॉन मिल्टन तो है ही है उनके सिलेबस में, और हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना। तो आप कह सकते हो योर चॉइस, आपको जो सही लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और जितने टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं ध्यान से देखेंगे सारी चीजें। सो जेम्स द फर्स्ट, चार्ल्स द फर्स्ट, चार्ल्स द सेकंड एकदम अच्छे से याद हो गया। जेम्स द फर्स्ट कब आए हैं? क्वीन एलिजाबेथ के बाद। उसके बाद चार्ल्स द फर्स्ट, और उसके बाद चार्ल्स द सेकंड। और स्पेशली जॉन मिल्टन के केस में आपको मोनार्क्स का और सोसाइटी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इनका सारा वर्क उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। शेक्सपियर का वर्क नहीं डिपेंड कर रहा। शेक्सपियर अपनी कॉमेडीज, अपनी ट्रेजेडीज, अपनी हिस्ट्रीज लिख रहे हैं, और वो भी वो राजा कब थे जो पहले पहले जा चुके थे, उनकी लाइफ को लिख रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को फॉलो कर रहे हैं, और जो उनका अपना थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से लिख रहे हैं। गैल्सवर्दी के नॉवेल्स हैं टोटली फिक्शनल है। इनका वर्क सोसाइटी के पैरेलल चल रहा है ना, याद कर लेंगे। इसमें जो हम लोग आगे जाकर के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जेम्स द फर्स्ट से रिलेटेड गन पाउडर प्लॉट पढ़ेंगे, जहां पे जेम्स द फर्स्ट को मारने की कोशिश की गई है। चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, जहां पे जनता के सामने पहली बार किसी राजा को एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक, और चार्ल्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनता ने ओलिवर क्रॉमवेल से दुखी होकर दोबारा राजगद्दी पे एक राजा को लाना प्रेफर किया गया था, और जो मोनार्की थी वो रीस्टोर हुई थी, रीस्टोर, जिसकी वजह से इस पीरियड को क्या कहा गया था? रेस्टोरेशन पीरियड। वो कौन थे? चार्ल्स द सेकेंड। आपके जो साल इंपॉर्टेंट हैं, जेम्स द फर्स्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंग्लिश बाइबल लेके आए थे। इससे पहले क्या होता था कि जो रोमन कैथोलिज्म था, रोमन कैथोलिक थे, पोप थे, चर्च थे, तो वो क्या कहते थे, उनके जो अपनी पुरानी भाषा है, ग्रीक है और हिब्रू है, उसमें होती थी बाइबल, और वो लोगों को पढ़ के सुनाते थे और उसका एक्सप्लेनेशन समझाते थे। ठीक, तो अगर मैं आम जनता हूँ, मैं गई हूँ, मैं चर्च अटेंड कर रही हूँ, और वहां पे जो मेरे सामने फादर है उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा जो बाइबल है जो तुम्हें बिल्कुल फॉलो करना है, उसके अंदर फला फला चीज लिखी हुई है। अब क्योंकि मैं बाइबल पढ़ नहीं सकती, मुझे वो भाषा नहीं आती, तो मैं 100% उनकी बातों पर रिलाई करूंगी कि हाँ भाई आप ही सब हो, आप जो कह रहे हो वही सही कह रहे हो। जेम्स द फर्स्ट ने क्या करा था? ये फॉर्मल तरीके से इंग्लिश बाइबल को लेकर के आए थे। तो अब जो आम जनता थी जिसको इंग्लिश आती थी, वो बाइबल को पढ़ सकता था और एक्चुअली जान सकता था कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। कोई मिडिल मैन नहीं था, कोई बीच के लोग नहीं थे। भाई आपको भी पता है कि सारे लोग ईमानदार नहीं होते, तो जरूरी नहीं कि जो लोग बाइबल का ट्रांसलेशन कर रहे थे या लोगों को समझा रहे थे वो सही ही बात कह रहे हो। कहीं कहीं उनके अपने मैनिपुलेशंस भी आ जाते रहे होंगे उस बीच में। तो जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, जिसको इंग्लिश आती है, वो भी अब बाइबल को पढ़ सकता था। इसके लिए क्रेडिट जाता है किसको? किंग जेम्स द फर्स्ट को। चार्ल्स द फर्स्ट को हम लोग याद रखते हैं उनके सर कटने को लेकर के, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब? 1649 में। 1649 के बाद 11 साल तक ओलिवर क्रॉमवेल जो कि लॉर्ड प्रोटेक्टर रहे थे, और 1 साल उनका बेटा लॉर्ड प्रोटेक्टर रहा था। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, लोगों को थिएटर नहीं जा सकते थे, लोग पार्टी नहीं कर सकते थे, गैदरिंग नहीं कर सकते थे, म्यूजिक नहीं, ये नहीं वो नहीं, वेरी स्ट्रिक्ट। भाई आम जनता को पार्टी चाहिए, उसको मूवी देखना है, उसको थिएटर जाना है, तो भाई तुम राजा ही वापस लाओ। तो चार्ल्स दी सेकंड को, जो कि एग्जाइल में थे, बाहर थे, इंग्लैंड के बाहर थे, लाया गया और उनको राजा बनाया गया। ये नरेटिव क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगे कि चल क्या रहा है सोसाइटी में। टीजीटी के लिए है अंजू कौशिक। टीजीटी के लिए तो आपके 4 राइटर्स हैं, उसमें हमारे विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गैल्सवर्दी, चारों जरूरी हैं। ठीक, अब बात करते हैं जॉन मिल्टन की,
और जॉन मिल्टन की बायोग्राफी की शुरुआत करेंगे इनके ग्रैंडफादर रिचर्ड से। सो रिचर्ड, रिचर्ड कौन है? पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक। और ये जो जगह है ये ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड शायर कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटी है आपकी। सो ऑक्सफोर्ड से कुछ 4 माइल के दायरे में इनका अपना फार्म था। स्ट्रैंटन लोकेशन है, स्ट्रैंटन सेंट जॉन लोकेशन है। और यहाँ पे ये जो हमारे दादाजी हैं, नाम क्या है? रिचर्ड। इंपॉर्टेंट है जॉन मिल्टन के बायोग्राफी के अंदर रिचर्ड। रोमांटिक एज से बहुत पहले है चंद्रमोहन, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में। तो रिचर्ड पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑक्सफोर्ड लोकेशन के आसपास इनका फार्म था। माना जाता था कि ये कब की बात है? 1577 की बात है। बर्थ कब है? 1608 का। सो उससे पहले 1577 के आसपास ग्रैंडफादर की शादी हुई होगी। शादी में उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली होगी, क्योंकि उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर जो लोग रिसर्च करते हैं उनके हिसाब से। तो एकदम से इनके पास क्या आ गया था? एस्टेट आ गया था, मतलब प्रॉपर्टी आ गई थी, बहुत सारा लैंड जिसके अंदर गांव के गांव होते हैं। एस्टेट बहुत बड़े पैमाने पे, सिर्फ एक अपना घर और गार्डन नहीं, ठीक। अब वो जो आ गया उसकी वजह से रिच हो गए, पैसे आ गए। और जब गांव होते हैं तो गांव क्या करते हैं? वो अपनी चीजों को उगाते हैं, बेचते हैं, और इनसे फिर ये जो हमारे ओनर सॉर्ट ऑफ हैं, ये उनसे पैसे लेते हैं, टैक्सेस सॉर्ट ऑफ। तो इनकम होती है, एस्टेट से इनकम होती है। आपको कुछ जॉब नहीं करना होता है, काम नहीं करना होता है, पर वो जो पैसे आ रहे होते हैं लोगों से, वो आपकी इनकम होती है। तो ये करीब 500 पाउंड पर ईयर का इनका इनकम होता था। 500। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये अच्छा बैकग्राउंड है, रिच बैकग्राउंड है। हम कोई बहुत ही मतलब एकदम गरीब उस वाले परिवार से नहीं रिलेट कर रहे हैं जॉन मिल्टन को, ठीक। सब अच्छा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। अब इसी में क्या होता है, जॉन मिल्टन के वर्क में जॉन मिल्टन ने कभी भी अपने ग्रैंडफादर को मेंशन नहीं करा है। बहुत रिच हैं, हर कोई कनेक्ट करना चाहेगा, हर कोई दिखाना चाहेगा कि मैं ऐसे फैमिली से हूँ, बैकग्राउंड से हूँ, पर मिल्टन ने कभी अपने ग्रैंडफादर को मेंशन नहीं करा। व्हाट इज द रीजन? रिलीजन। कारण क्या है? रिलीजन है। हमें समझ में आएगा जब हम फादर पे चलेंगे। अब इसके बाद जो रिचर्ड हैं, इनके लिए हम लोग नोट कर सकते हैं, ये हैं फॉलोवर किसके? रोमन कैथोलिज्म के। रोमन कैथोलिसिज्म के, यानी जो रोमन चर्च, दो चर्च समझ लीजिए। एक चर्च जो रोम से चल रहा है, और एक चर्च जहां पे हमारे जो राजा हैं इंग्लैंड के, वो हो गए हेड। तो दो तरीके का चर्च हो गया। और एक फॉलोअर्स कौन कौन से हो गए? जो रोमन को फॉलो करते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है, जो इंग्लिश वाला चर्च है, उसको फॉलो करते हैं। विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करते समय मैंने थोड़ा सा आप लोग को पॉइंट बताया है, कौन से किंग का? ये हेनरी द एट्थ का। एक बार कमेंट करके बताइएगा याद आ रहा है नहीं आ रहा है। हेनरी द एट्थ, उनकी वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरेगॉन। उनको अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए था, और उनको शादी करनी थी किस? एने बोलीन से। जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो ये रोमन कैथोलिक चर्च है, ये अलाउ नहीं कर रहा कि आप ऐसे ही डिवोर्स दे दो अपनी वाइफ को। तो उन्होंने चेंजेस करे और अपने आप को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम पावर घोषित कर दिया। अब जब मैं खुद सुप्रीम पावर हो गया, तो मैं तो चाहे जो कर लूं। फिर उन्होंने उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाए कि हाँ आप डिवोर्स और ये सब कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उसके बाद अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, एने बोलीन से शादी की, उसको क्वीन बनाया। और इन सारे प्रक्रियाओं में देयर आर टोटल 6 वाइफ्स। और बच्चों में पहले राजा बने एडवर्ड, फिर रानी बनी मैरी, फिर रानी बनी एलिजाबेथ। ये सब पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो अब वही हेनरी द एट्थ, उन्होंने क्या करा? प्रोटेस्टेंट वाली वो चीज लेकर के आगे। पर जनता एकदम से तो नहीं मानती कि हाँ भाई आपने कह दिया तो हम बिल्कुल मानेंगे। तो जो हमारा लोग हैं, कॉमन लोग हैं, डिवाइडेड है आपस में। कुछ लोग रोम को मान रहे हैं, कुछ लोग ये हेनरी द एट्थ वाली बात को मान रहे हैं। तो जो हमारे रिचर्ड हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, ये कहाँ के हैं? रोमन कैथोलिज्म को फॉलो करने वाले हैं।
इसका रिजल्ट क्या होता है? 1582 में 1582 में, अभी भी हम 1608 से बहुत पहले हैं, ठीक। क्या किया जाता है? एक्स कम्युनिकेशन बाय एलिजाबेथन गवर्नमेंट। जो क्वीन एलिजाबेथ की सरकार थी वो इसके खिलाफ थी, वो अपने डैडी को फॉलो कर रहे थे, हेनरी दी एट्थ को। सो उन्होंने क्या करा था? एक्स कम्युनिकेट करा था। एक्स कम्युनिकेट होता है चर्च से बहिष्कृत करना, कि अब चर्च में आप आ नहीं सकते, और चर्च के जो आपके पोस्ट्स हैं वहां पे कहीं भी किसी तरीके से आपका कोई लेना देना नहीं है। यू आर इन नो पार, मतलब आपके पास कोई अधिकार भी नहीं है और आप चर्च में आ भी नहीं सकते। जैसे देश निकाला होता है वैसे चर्च निकाला हो गया, है ना। तो याद रखेंगे 1582 एक्स कम्युनिकेशन, और फाइन भी लगा था, ठीक। ये हो गया किससे रिलेटेड? रिचर्ड से रिलेटेड, ग्रैंडफादर से रिलेटेड। अब बात आती है फादर की। फादर का भी नाम जॉन मिल्टन था, इसलिए मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ जॉन सीनियर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नाम जॉन सीनियर नहीं है, नाम क्या है फादर का? जॉन मिल्टन, सेम नाम। पर हम आप समझ सके कि बात किसकी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? जॉन सीनियर लिख रही हूँ। ये कौन है? पिताजी हैं, फादर। किसके? जॉन मिल्टन के। ओके। अब ये क्या थे? इनके और इनके बीच में है रिलीजियस डिफरेंसेस। जो चर्च वाली चीज है उसको लेकर के दोनों के मतभेद है आपस में, ठीक। अब इसको लेकर के कभी भी आपके पास टर्म आएगा तो आएगा फ्यूएड। जब लंबी लड़ाई होती है दो परिवारों के बीच में या दो फैमिलीज के बीच में, दो लोगों के बीच में, यूजुअली फैमिलीज आ जाएंगे, खानदान आ जाएंगे, और जब सालों सालों की लड़ाई होती है तो टर्म यूज होता है फ्यूएड। जैसे आपके रोमियो एंड जूलियट में था, जो दोनों फैमिलीज थे उनके बीच में क्या चला आ रहा था? फ्यूएड चला आ रहा था। वॉर ऑफ रोजेस है, यॉर्क की फैमिली, लैंकेस्टर की फैमिली, उनके बीच में फ्यूएड है। सो इनके लिए भी यही टर्म यूज होता है कि इनके बीच में क्या था? फ्यूएड था। अब जॉन से रिलेटेड आपके पॉइंट्स, फादर से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक। जॉन सीनियर अटेंडेड, इन्होंने जो अपना स्कूल अटेंड करा होगा तो क्राइस्ट चर्च, और जिस उसकी वजह से वो क्या फॉलो करने लग गए थे? प्रोटेस्टेंट्स को, जो कि रोमन चर्च के खिलाफ है। प्रोटेस्टेंट जो है वो क्या है? रोमन चर्च के खिलाफ है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है इनकी बायोग्राफी के अंदर, रिचर्ड कॉट जॉन सीनियर रीडिंग बाइबल इन इंग्लिश। और ये निशानी मानी गई किसकी? विद्रोह की, कि तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं फॉलोवर हूं किसका? रोमन कैथोलिसिज्म का, और तुम किस चीज को फॉलो कर रहे हो? जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो कि इस चीज के फेवर में है कि बाइबल किस में होनी चाहिए? इंग्लिश में होनी चाहिए। सो अभी जेम्स द फर्स्ट वाला वर्जन नहीं आया है, उनका वर्जन 1611 में आएगा, इनके बर्थ के बाद। पर कुछ एक और लोग अपना अपना वर्जन लेके आए होंगे बाइबल इंग्लिश में। ये एक बायोग्राफी के अंदर ये इस वाले पॉइंट को नोट किया जाता है कि किस बात से ग्रैंडफादर रिचर्ड नाराज हुए थे, बिकॉज ही कॉट जॉन सीनियर रीडिंग बाइबल इन इंग्लिश, और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। हुआ क्या? ये है करीब 1580s के आसपास की बात है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। डिसइनहेरिटेड जॉन सीनियर, जो अपनी प्रॉपर्टी थी, बाकी सारी चीजें थी, उससे क्या कर दिया? बेदखल कर दिया, और ये उस जगह को छोड़ गए, ऑक्सफर्ड शायर, ऑक्सफर्ड के आसपास की जो जगह है, ऑक्सफर्ड शायर को जॉन सीनियर ने छोड़ दिया, ठीक। और ये 1583 में शिफ्ट कर गए नई लोकेशन पे, और कहाँ चले गए? लंदन।
और लंदन में ये काम करना इन्होंने स्टार्ट कर लिया। पहले असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे। स्क्रिवनर होता है, स्क्रीवेनर। उन्होंने काम करना शुरू करा 1583 के लगभग से, है ना। और 1590 में ये खुद मतलब एस्टैब्लिश हो गए एज ए प्रॉपर स्क्रिवेनर। ये जो पोस्ट होती है हमारी स्क्रिवेनर की, इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे लॉयर का काम हो गया, अकाउंटेंट का काम हो गया, फिर किसी को पैसे चाहिए तो मनी लेंडिंग आ गई। अब किसी को पैसे दे रहे हैं तो कलेक्ट भी करेंगे, तो डेट कलेक्शन का भी काम आ गया। और क्योंकि पैसों का लेन देन है तो फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम आ गया। जरूरी नहीं है नोट डाउन करना, यही टर्म बहुत है। अगर फादर के क्या काम करते थे उसमें कभी कुछ हमारा क्वेश्चन आया तो ये सफिशिएंट है। पर वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो लिख सकते हैं कि कोई एक ऐसे प्रॉपर पोस्ट नहीं थी, ये सब काम डील करते थे ये लोग। और उस समय की जो सोसाइटी डेवलप हो रही थी उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन माना जाता था, डीलिंग विथ मनी। और कानून भी जानते हैं। सो लॉयर, अकाउंटेंट, डेट कलेक्टर, मनी लेंडर, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सारी भूमिकाएं। नहीं कमलजीत, लिखना नहीं है, लिखना ये वाला वर्ड है। अगर ऑप्शन आएगा तो ये आएगा कि वो क्या काम करते थे, जॉन मिल्टन के फादर। ठीक। 1600 फादर की शादी होती है। मदर का नाम बताइए, किससे? जॉन मिल्टन की मदर का नाम बताएं, किससे शादी हुई है? नहीं? ठीक। तो ये मैरिज है 1600। और अच्छा खासा सोसाइटी में नाम बन गया 1590 में। और लंदन आए 1583 में। और मतलब इतना एस्टेब्लिश हो गए कि लंदन में इनका 5 स्टोरी बिल्डिंग था उस समय के हिसाब से। दैट वाज ए वेरी नोन थिंग। सो लोकेशन क्योंकि हमें चाहिए इसलिए हम लोग लिख लेते हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग इन ब्रेड स्ट्रीट। जॉन मिल्टन के जन्म के लिए आपको एड्रेस भी चाहिए, है ना। सो ब्रेड स्ट्रीट नियर चीप साइड। ये हो गया आपका जॉन मिल्टन को लेकर के एड्रेस। इम्पोर्टेंट, मदर्स नेम इम्पोर्टेंट। और फादर का नाम हो गया और ग्रैंडफादर का नाम हो गया, ये फैमिली के लोग। जी, चलेगा स्पेलिंग। ठीक। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग इन ब्रेड स्ट्रीट नियर चीप साइड। अब उसके बाद पहला बच्चा हुआ, उसकी डेथ हो जाती है शायद इन्फेंसी में ही। उसके बाद एक डॉटर होती है इनकी एन, बड़ी सिस्टर। उसके बाद जॉन मिल्टन का जन्म होता है। फिर एक और भाई है क्रिस्टोफर, उसका भी जन्म होता है। तो अभी उतने सिबलिंग्स के लिस्ट पे नहीं जाते हैं। लेट्स फोकस ऑन जॉन मिल्टन। सो कौन सा ईयर हो गया हमारा? 1608, बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन ऑन 9th December. Birth of John Milton on 9th December. Baptism 20th December. ये बैकग्राउंड हो गया। सो यहाँ पे मेन याद रखने वाली बात है हमारी, पैटर्नल ग्रैंडफादर का नाम याद रखेंगे। फॉलोवर थे रोमन कैथोलिज्म के। उसके बाद सजा मिली थी उनको एलिजाबेथन गवर्नमेंट से। फिर फादर जॉन मिल्टन और ग्रैंडफादर दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे। और एक जो उनके इम्पोर्टेंट घटना है जो बायोग्राफी के अंदर मेंशन की जाती है वो क्या है कि ग्रैंडफादर ने अपने बेटे को पकड़ा था
इंग्लिश बाइबल पढ़ते हुए, जिसके बाद उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था। फादर अपना लोकेट हो गए, ऑक्सफोर्ड शायर छोड़ दिया और लंदन आ गए। स्ट्रगल करा करा करा, फाइनली ही वॉज ए स्टैब्लिश्ड स्क्रिवनर। और अब इतना स्टैब्लिश हो गए थे कि ब्रेड स्ट्रीट में उन्होंने एक 5 स्टोरी बिल्डिंग खरीदी थी। फिर सारा से इनकी शादी हुई और एक दो बच्चों की डेथ हुई, एक दो सरवाइव करे। और जो हमारे राइटर हैं जॉन मिल्टन, इनका बर्थ हुआ 9 दिसंबर 1608 को और 20 दिसंबर को बैप्टाइज्ड हुए। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब बात करेंगे जॉन मिल्टन पे।